Hello students and welcome back. Now here in my previous audio I have discussed Ohm's law with you. इसके साथ ही हमने क्वेश्चन नंबर 7 जो एक्सरसाइज का था वो भी सीखा था हाउ टू सॉल्व दैट क्वेश्चन. ठीक है, सॉल्व तो नहीं किया था पर वैसा ही मैंने आपको एक ग्राफ एक्सप्लेन किया था एंड आई टोल्ड कि उसको कैसे सॉल्व करना है. ठीक है, now here अभी today we are going to read about the factors on which the resistance of a conductor depends. है ना, वो कौन से फैक्टर है जिनके ऊपर कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है. ठीक है, अब सबसे पहले इसके लिए वी विल गो फॉर अ एक्टिविटी दैट इज़ एक्टिविटी 12.3. इट्स अ वेरी सिंपल एक्टिविटी. अब इसमें हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है विच इज़ हैविंग द कंपोनेंट्स लाइक ये आपका हो गया है सेल. ठीक है, एमीटर देन की. ठीक है, और ये जो है ये निक्रोम वायर है, दिस इज़ निक्रोम वायर. ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे इस जगह पे यानी बीच में आपको एज अ रजिस्टर क्या लगाना है, एक वायर लगाना है. ठीक है, ये भी निक्रोम वायर आपने लिया हुआ है. तो ये कौन सा वायर आप लगाओगे या कैसा थिकनेस का जो भी है, अब हम आगे इसको डिटेल में देखेंगे. ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे कि हमको यहाँ पे सबसे पहले एक वायर लेना है या एक तार लेना है जिसकी लेंथ L है और हमको एमीटर में रीडिंग डिनोट करना है. वी हैव टू डिनोट द रीडिंग इन एमीटर. फॉर वायर L हम एमीटर में रीडिंग डिनोट करेंगे. फिर हम सेकेंड कंडीशन में लेंथ ऑफ वायर 2L कर लेंगे, मतलब मैंने वायर की लेंथ बढ़ा दी और फिर मैंने करंट की रीडिंग नोट की. ठीक है, एमीटर क्या डिनोट करता है, करंट की रीडिंग डिनोट करता है. दो कंडीशन हो गई. तीसरी कंडीशन में ठीक है, अब वायर की आप क्या बढ़ाओगे, थिकनेस बढ़ाओगे. क्या बढ़ाओगे, थिकनेस. लेंथ सेम रहने दो, लेंथ उतनी ही रहने दो, लेकिन अगर उसका एरिया पहले A था तो अब उस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को आप 2A कर दो. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब वायर की जो मोटाई है वो आप बढ़ा दो. वायर की जो मोटाई है यानी ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहलाता है, इसको आप कितना कर दो, बढ़ा दो. मतलब ये वायर पहला था जिसकी लेंथ तो L ही थी लेकिन थिकनेस कम थी, और अब सेकंड केस में हमने क्या कर दिया, लेंथ उतनी ही है लेकिन थिकनेस हमने कितनी कर दी, उसकी बढ़ा दी. अब इस कंडीशन में भी हम क्या देखेंगे, इसकी रीडिंग लेंगे बाय यूजिंग द एमीटर. ठीक है, अब हम एक और कर सकते हैं कि हम वायर की लेंथ 2L कर दें लेकिन हम इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A ही रहने दें, उसको हम चेंज ना करें. मतलब हमने लंबाई तो बढ़ा दी लेकिन वायर की मोटाई नहीं बढ़ाई, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं बढ़ाया. अब हमने जब इतने सारे ऑब्जर्वेशन किए तो व्हाट वी हैव कंक्लूडेड, हमको क्या कंक्लूड हुआ. ठीक है, एक्चुअली ये तो सारे प्रैक्टिकली ही हमको जानना चाहिए लेकिन हम अभी ये सिर्फ थ्योरेटिकली जान रहे हैं. ठीक है, आप लैब में जाकर इसको बिल्कुल प्रैक्टिकली डिफ़ाइन कर सकते हो. लैब में भी जाने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको बताती हूँ कहाँ कहाँ आपने इसको प्रैक्टिकली भी देखा है. ठीक है, अब हम देखेंगे इट इज़ ऑब्जर्व. यहाँ पे आप देखो लास्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ ऑब्जर्व, यहाँ से मैं अंडरलाइन कर रही हूँ थोड़ा सा आपको समझाने के लिए. ठीक है, क्या है, इट इज़ ऑब्जर्व दैट द एमीटर रीडिंग डिक्रीजेज टू 1/2 व्हेन द लेंथ ऑफ वायर इज़ डबल्ड. मतलब एमीटर की रीडिंग यानी करंट की रीडिंग कम हो गई, आधी हो गई जब वायर की लेंथ डबल हो गई. यानी आपने जब लंबाई बढ़ा दी, जब आपने 2L कर दिया तो जो करंट है I की वैल्यू तो आधी हो गई. I कितना हो गया, आधा हो गया. ठीक है, मतलब लेंथ को बढ़ाने से करंट क्या हो जाता है, घट जाता है, लेकिन जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है. इसलिए तो करंट कम हो रहा है ना, इसीलिए करंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है. अब हम दूसरे केस में देखेंगे कि जब हमने वायर की थिकनेस बढ़ाई लेकिन मटेरियल सेम है, निक्रोम वायर ही लिया. ये भी ध्यान में रखना, हमने मटेरियल चेंज नहीं किया. मैंने ये नहीं किया है कि पहली बार में मैंने कॉपर वायर ले लिया, फिर सिल्वर ले लिया, फिर मैंने एल्युमिनियम ले लिया. नो, वी आर टेकिंग ओनली द निक्रोम वायर. निक्रोम क्या है ये मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, इट इज़ वन ऑफ द एलॉय. ठीक है, नाउ हियर अब हम देखेंगे अब सेकेंड कंडीशन में. ठीक है, द एमीटर रीडिंग इज़ इंक्रीज्ड व्हेन वी टेक द थिकर वायर विच इज़ ऑफ द सेम लेंथ एंड मेड अप ऑफ द सेम मटेरियल. हमने लेंथ तो L रखी लेकिन हमने एरिया कितना कर दिया था, 2A. तो हमारा जो करंट की वैल्यू है यानी I की वैल्यू है वो बढ़ गई और R की वैल्यू क्या हो गई, घट गई. ठीक है, वैसे भी मैं आपको पहले वाले ऑडियो में बता चुकी हूँ कि हमने पढ़ा है, आपने पढ़ा है ओम्स लॉ में V इज़ इक्वल टू I R.
ठीक है। यहाँ पे जो करंट है और जो रेजिस्टेंस है एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। कैसे एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब आप करंट की वैल्यू अगर किसी भी सर्किट में ज़्यादा होती है तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। और रेजिस्टेंस क्या है, ये वो फैक्टर है जो करंट को अपोज करता है, करंट के फ्लो को अपोज करता है। ठीक है। नाउ लेट अस सी फर्दर। अब हमारे पास 3 कंक्लूजन आ गए। पहली बात हमने क्या ऑब्जर्व किया, लेंथ ऑफ वायर को चेंज करने से करंट की वैल्यू अफेक्ट होती है। दूसरी बारी वी हैव ऑब्जर्व क्रॉस सेक्शनल एरिया को चेंज करने से करंट की वैल्यू चेंज होती है। और तीसरा नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल में हमने ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया, पर अब मैं बता देती हूँ। अगर हमने एक बार कॉपर वायर लिया होता तो करंट की वैल्यू कुछ और आती। यदि हमने सिल्वर वायर ले लिया होता तो करंट की वैल्यू बढ़कर आती, क्योंकि सिल्वर इज़ बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। मतलब डिफरेंट जो मटेरियल्स होते हैं उनका जो कंडक्टेंस पावर होता है या वो कितना करंट को कंडक्ट करेंगे, अपने में से पास कराएंगे, वो भी डिफरेंट होता है। इज़ इट क्लियर और नॉट? ठीक है। एल्युमिनियम लिया होता तो और कुछ करंट की वैल्यू आती। मतलब 3 फैक्टर हैं जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अब वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं उसको फिर मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रही हूँ आपके लिए। ठीक है। कौन कौन से फैक्टर हैं? पहला फैक्टर है लेंथ। ठीक है, फर्स्ट फैक्टर इज़ लेंथ। दूसरा फैक्टर है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है। और तीसरा जो फैक्टर है नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है। अब हम इसको मैथमेटिकली देखेंगे। ठीक है, कैसे देखेंगे? जो रेजिस्टेंस है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, मतलब अगर तार की लंबाई है तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, लो, करंट वुड बी लो। दूसरी कंडीशन, आर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर आर ज़्यादा है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है और करंट क्या हो जाएगा? करंट भी कम हो जाएगा। लेकिन अगर आर कम है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ जाएगा और करंट की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि आर की वैल्यू आप कम कर रहे हो और रेजिस्टेंस और करंट एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो ये दोनों चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, आर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। ठीक है, हम दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर देंगे, वी विल गेट द इक्वेशन। हमने दोनों इक्वेशन को कंबाइन किया, ये वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन, तो हमें ये इक्वेशन मिली। आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा, प्रोपोर्शनल बोलेंगे, प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। तो इसमें एल तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन जो ए है वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आप इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव करोगे तो इसकी जगह कांस्टेंट लोगे, जिसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, ये कहलाता है रो, RHO, और इसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ये नई प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की। ठीक है, जो क्या डिसाइड करती है कि यही एक प्रॉपर्टी है जो एक्चुअली डिसाइड करती है वेदर द मटेरियल इज़ गुड कंडक्टर, वेदर द मटेरियल इज़ बैड कंडक्टर, और वेदर द मटेरियल इज़ सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर्स, यहाँ पे आप देखो ये टेबल बना हुआ है। अब सेमी कंडक्टर्स तो दिया नहीं है, फिर भी अगर होता तो मैं आपको बता दूँ, सेमी कंडक्टर्स वो मटेरियल होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और नॉन कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स के बीच की होती है, और इनकी कंडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है। वी कैन इंक्रीज़ देयर कंडक्टिविटी। कैसे बढ़ाया जा सकता है वो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। ठीक है, डोपिंग की एक टेक्निक होती है, उससे बढ़ाया जाता है वैसे। ठीक है, वो अभी हमको नहीं पढ़ना है, कहीं वो आगे वाले चैप्टर में है आपका थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन, तो वो मैं आपको बताऊंगी सोलर सेल्स वाले टॉपिक में। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो कि रेजिस्टिविटी जो कंडक्टर्स की होती है वो बहुत कैसी होती है? कम होती है। -6 माइनस पावर लगा हुआ है यहाँ पे, अब देख लो माइनस, सभी में माइनस की पावर है, तो रेजिस्टिविटी कैसी है? बहुत कम है, इट इज़ लेस। ठीक है, लेकिन इस कंडीशन में अब आप अगर रेजिस्टिविटी कम है तो करंट ज़्यादा ऑफर करेंगे, दे ऑफर मोर करंट। ठीक है, अब यहाँ पे इंसुलेटर्स की बात करते हैं, तो इंसुलेटर्स में क्या होता है, यहाँ रेजिस्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये करंट बहुत कम ऑफर करेंगे, इसलिए तो ये प्योर कंडक्टर है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस तो एक फैक्टर था ही, और हमें एक और कांस्टेंट मिल गया जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ठीक है, जो ये डिसाइड करती है कि मैटर एक अच्छा कंडक्टर है, बुरा, या मटेरियल आपके पास जो है एक गुड कंडक्टर है, बैड कंडक्टर है, या सेमी कंडक्टर है। ठीक है, अब एक चीज़ और हम इसमें देखेंगे कि जो रेजिस्टिविटी होती है उसकी जो यूनिट होती है वो ओमेगा मीटर होती है। कैसी होती है? ओमेगा मीटर। ठीक है, क्योंकि आपने ये इक्वेशन यूज़ की, R इज़ इक्वल टू रो L/A। ठीक है, तो इसकी जब आप सारी वैल्यू पुट करोगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है,
मतलब सारी यूनिट्स पुट करोगे तो यू विल गेट फाइनली द यूनिट ऑफ रो एज ओमेगा मीटर। अच्छा, ये रो का आपका फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, आप लिखोगे, सॉरी, रो इज इक्वल टू, मान लीजिए आपको यही फैक्टर निकालना है, रो निकालना है, तो अब आप इसको कैसे लिखोगे, तो रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल। दिस इज़ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी। क्या निकालने का फॉर्मूला बन गया बेटा, रेजिस्टिविटी निकालने का फॉर्मूला बन गया। इज इट क्लियर? कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, मैसेज कर सकते हो। अब हम देखेंगे जो एलॉयज़ की अगर हम कंडक्टिविटी की बात करें, ठीक है। अब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो कई बार सीबीएसई में आया है, ठीक है, उसको मैं आपको बताती हूँ। ये वाला जो पैराग्राफ है, लेट मी अंडरलाइन एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू। बहुत अच्छा है ये पोर्शन, ठीक है। Table 12.2 reveals that resistivity of an alloy is generally higher than those of its constituent metals। मतलब जो एलॉय होते हैं, एलॉयज़ आर होमोजीनियस मिक्सचर्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स या मेटल्स एंड मेटल्स, ठीक है, आपने पढ़ा हुआ है। एलॉयज़ जो होते हैं उनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो हाई होती है एज़ कम्पेयर टू देयर कंस्टिट्यूएंट मेटल। अगर रेजिस्टिविटी हाई है तो वो करंट कम ऑफर करेंगे। एलॉयज़ ऑक्सीडाइज भी नहीं होते, मतलब जलते नहीं हैं हाई टेम्परेचर पे, और इसी कारण से हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस है, जैसे कि हमारी आयरन है, इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर है ना, ये सब हम किसका बना, हमारे पास किसका बना रहता है, एलॉय का बना रहता है, प्योर मेटल का बना नहीं रहता, क्योंकि प्योर मेटल तो हाई टेम्परेचर पे बर्न हो जाएंगे। आप देखो, मान लीजिए कॉपर वायर है, आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आपने बहुत ज़्यादा उसमें वोल्टेज आ गई, या एक्सपेरिमेंट करते करते आपका वायर बहुत अधिक गर्म हो गया, तो गर्म होने के कारण क्या होगा कि वो जल जाएगा। लेकिन एलॉयज़ के केस में ये जलता नहीं है। इसलिए आप देखो, हमने पीछे भी जितने भी एक्सपेरिमेंट किए तो सभी एक्सपेरिमेंट्स में हमने निक्रोम वायर का ही यूज़ किया, क्योंकि निक्रोम भी क्या है, इट इज़ द एलॉय ऑफ क्रोमियम, इट इज़ द एलॉय ऑफ क्रोमियम। ये मैं आपको पहले अपने ऑडियो में बता चुकी हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे आप देख लो, निक्रोम इज़ एन एलॉय ऑफ निकल, क्रोमियम, मैग्नीज एंड आयरन मेटल। निकल, क्रोमियम, मैग्नीज एंड आयरन मेटल, ठीक है। अब आ गया कि एलॉयज़ का ही हम यूज़ क्यों करते हैं फॉर हीटिंग डिवाइसेस। फर्स्ट हमारा पॉइंट ये है कि वो मेल्ट नहीं होंगे हाई टेम्परेचर पे, उनकी दूसरा पॉइंट है कि उनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो बहुत हाई होती है, जिसके कारण वो कम करंट ऑफर करते हैं, ठीक है। अब एक और पॉइंट दिया है यहाँ पे, टंगस्टन जो रहता है, ठीक है, टंगस्टन इज़ यूज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। अगर हमको इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट्स बनाना है तो हम टंगस्टन का यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि जो टंगस्टन होता है वो ओवर हीट होने पे, मतलब लगभग 3600 डिग्री सेंटीग्रेड या 3600 सेंटीग्रेड पे भी वो मेल्ट नहीं होता, पिघलता नहीं है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा कोई आप दूसरा मेटल लोगे अगर बल्ब के अंदर फिलामेंट लगाने के लिए, तो वो पिघल जाएगा, इतने हाई टेम्परेचर को बियर नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब आप ये देखो, एक और एक्सप्लेनेशन दिया है कि कॉपर और एल्युमिनियम वायर जो होते हैं उनको यूज़ किए जाते हैं एज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। यहाँ पे आप जब उनका कंडक्टेंस देखोगे, देखो सिल्वर के वायर तो यूज़ नहीं कर सकते, सिल्वर यूज़ किया जा सकता, बेस्ट कंडक्टर है। कॉपर और एल्युमिनियम हमारे पास दो ऑप्शन है, इनका यूज़ किए कर सकते हैं। टंगस्टन भी महंगा होता है, ठीक है। तो कॉपर और एल्युमिनियम जो है वो ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है, और इनमें इनका जो कंडक्टेंस है या इनका जो रेजिस्टिविटी होती है वो कम होती है, ठीक है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन ईजी हो जाता है। दैट इज़ वाई फॉर मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन वी यूज़ एल्युमिनियम एंड कॉपर वायरिंग्स, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ये चीज़ें याद नहीं करनी है, जस्ट ये हमको पढ़ना है टू अंडरस्टैंड कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। नाउ इन next audio I am going to discuss the numericals which is related to the Ohm's law and this resistivity concept। हम इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है, और उसके बाद आपके जो क्वेरीज़ हैं आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर द डे। थैंक यू। न्यूमेरिकल्स ऑल्सो आई विल ट्राई टू शेयर टुडे इटसेल्फ। थैंक यू।